नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देहरादून में केंद्रीय कृषि मंत्री उत्तराखंड का दौरा करने 6 जून को मसूरी पहुंचेंगे। उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र की प्रगति और किसानों की समस्याओं पर सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 6 जून को मसूरी पहुंचेंगे। यह जानकारी राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री किसानों से सीधे संवाद कर उनकी जरूरतों और सुझावों को समझेंगे। गणेश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं, जिनका प्रभाव उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शिवराज चौहान जी आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, शिवराज जी का एक कार्यक्रम एलजीएस में है। उससे पूर्व एक चौपाल का कार्यक्रम हमने भोजपुर में रखा है और 2:45 पर एक हिमालय कल्चर सेंटर में एक प्रदेश के 1000 से अधिक किसानों से वो सीधा संवाद करेंगे और निश्चित ही इसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो लगातार हमें समय दे रहे हैं। पूर्व में समीक्षा के लिए आए थे, अब इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं और 14-15 में जो हमारा एग्री महोत्सव हो रहा है उसका शुभारंभ भी उनके कार्यक्रम के द्वारा होगा। क्या लगता है कि कल के जब देखिए, जब इस प्रकार का व्यक्ति सीधा किसानों से बात करता हो, उनके बीच में रहता हो, चौपाल लगाकर बात करता हो, तो उससे निश्चित ही किसानों के अंदर एक उत्साह आता है। ठीक है, अभी इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री के उत्तराखंड के दौरे को लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है और क्या खास होने वाला है। देखिए, मैं बात करूं तो कृषि मंत्री आएंगे और वो 3 जगह जाएंगे कल। जो उनका जो मुख्य है एक मसूरी में और एक चौपाल लगाएंगे वो रानी पोखरी में। रानी पोखरी किसी गांव में वो चौपाल लगाएंगे और वहां पे जो है किसानों के साथ बैठेंगे, किसानों की समस्या सुनेंगे और जो किसानों के साथ संवाद हो सकता है, आने वाले समय में फसलों में किस तरीके से बढ़ावा देना है, किस तरीके से खेती को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से अधिक उपज हो सकती है, तो इसको लेकर संवाद चलेगा। सभी लोगों के साथ चौपाल में कार्यक्रम है और चौपाल का जो कार्यक्रम है वो इस तरीके से है कि डायरेक्ट जो है कृषि मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य कृषि मंत्री दोनों बैठेंगे और इन किसानों को के साथ कुछ वैज्ञानिक भी होंगे कृषि मंत्री के साथ, तो वो बताएंगे कि कृषि के उपजाऊ के लिए अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से किया जाए और क्या कुछ रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कोठारी, हमें यह जानकारी देने के लिए। आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी के द्वारा अपने आवास पर एक वृक्ष मां के नाम लगाया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि आज जिस तरीके से पर्यावरण असंतुलित हुआ है उसे काफी नुकसान हो रहा है। बेमौसमी बारिश से काफी नुकसान हो रहा है, तो वहीं तेजी से हिमालय में ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम किए जाने चाहिए और वृक्षारोपण किए जाने चाहिए। 5 जून से लेकर हरेला पर्व तक उत्तराखंड में वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलते रहेंगे। और ये अभियान हमारा हरेला तक चलता रहेगा। हमने इस बार कहा है कि अधिक से अधिक फलदार वृक्ष लगाएं। फलदार वृक्ष जब व्यक्ति लगाता है तो उसकी देखभाल भी करता है कि मैंने ये फल लगाया था। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो वो उसकी देखभाल करेगा और दूसरा, जहां इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा वहां उसको एक अच्छे क्वालिटी के फल और स्वच्छ फल भी मिलेंगे। और ये हमारा जो अभियान है अनवरत जो है, जैसा कि मैंने कहा, हरेला तक चलेगा। हमने अपने सभी डीजीज से कह दिया है कि आप जितने भी लोग मांग करें उनको फलदार वृक्ष में उपलब्ध है। साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमसे लगातार सतीश कोठारी जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पेड़ लगाए हैं, इससे युवा पीढ़ी को क्या संदेश मिलेगा।
कौन सा वीडियो चल रहा है? एक पेड़ माँ के नाम, पिछले साल भी जब चला था तो एक पेड़ माँ के नाम चला था और एक लगभग 50 लाख पौधे लगाने की बात हुई थी। अब फिर दोबारा जो आज से जो पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है और उस पे एक पेड़ माँ के नाम को लेकर प्रदेश में जगह जगह पेड़ लगाए जाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि इसमें पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए जिस तरीके से लगातार पेड़ कट रहे हैं, जगह जगह रोडें बन रही हैं, जगह जगह लोग अब आवासीय क्षेत्र ज्यादा हो गए हैं, तो उसको लेकर जो है अधिक से अधिक फलदार पेड़ लगाने की बात करी। और सबसे मुख्य बात यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों में जितने ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में फलदार पेड़ लगेंगे तो वहां पे जंगली जानवर जो होते हैं वो खेतों में नुकसान कम करेंगे। तो कोशिश ये है कृषि मंत्री की कि जगह जगह जो है फलदार पेड़ लगाए जाएं और पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कोठारी, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर रुद्रपुर में जिला प्रशासन द्वारा व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला कार्यालय परिसर और एवीएम वेयर हाउस में फलदार पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि पौधे न केवल शुद्ध वायु और जल प्रदान करते हैं बल्कि पर्यावरण संतुलन व जल संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आगामी हरेला पर्व और वर्षा काल में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने की घोषणा की, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक जन सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान की भी शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में निबंध, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही वरिष्ठ दिव्यांग व युवा मतदाताओं को भी जूट के बैग देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिले के तमाम अधिकारी, स्कूलों के छात्र छात्राएं और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज 5 जून है। आज हम लोग कहीं जब विश्व पर्यावरण दिवस कई सालों से मनाते हैं, ये 1992 से जब मनाया जा रहा है, तो उस पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पर्यावरण के संरक्षण के कामों के लिए हम लोग कार्यक्रम करते हैं। इससे लोग बच्चों के भी हम लोग कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, जिसमें उनकी प्रेरणा से हम लोगों को लगता है कि सभी अडल्ट्स में भी कहीं ना कहीं एक जागरूकता आती है। तो उनके कॉम्पिटिशन्स कराए गए जिनके में बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा हम लोगों ने खुद स्वयं पेड़ लगाए। ये पेड़ फलदार वृक्ष लगाए गए हैं यहाँ पे, ताकि जो भी व्यक्ति कलेक्ट्रेट आए वो अपना इन फलों का उपयोग भी कर सके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोग आते हैं तो कब वेट करते हैं, तो जब वो आएँ तो अपना काम के दौरान इन एक शेड भी हो जाता है और अपने फलदार वृक्षों का से जो फल निकलता है उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। विकासनगर में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताते चलें, प्रेमनगर क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा पूर्व मंडल अध्यक्ष को 2 बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी। इसके बाद गोली लगने से रोहित नेगी की मौत हो गई। हालांकि पुलिस अभी आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके हैं। ऐसे में लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है, जिसके चलते परिजन व स्थानीय लोग क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर के नेतृत्व में एसएसपी देहरादून के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जल्द ही आरोपी को पकड़ने और कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है। देखिए सर, पुलिस का क्या है कि पुलिस, अब हमारा तो घर का चिराग बुझ गया ना, हमें तो कार्रवाई चाहिए। बहुत ही बड़ी घटना है। हम सब लोग स्तब्ध में, हमें सब लोगों को दुख है। एक होनहार हमारा युवा साथी जो सामाजिक कार्यकर्ता था, जो समाज के बीच में रहकर काम करता था, उसकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। और अभी हम लोग कप्तान साहब से भी मिले हैं। कल मेरी जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई, माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी टेलीफोन पर वार्ता हुई, और मैंने भी कप्तान साहब को कहा कि इस प्रकार की गुंडागर्दी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष उपाध्याय हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या अपडेट है, अभी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है अभी तक? देखिए सपना, मैं बताना चाहूंगा, ये थाना प्रेमनगर क्षेत्र में 3 जून की ये घटना है, रात करीब 1:30 बजे की, जहां पर मांडूवाला पीपल है चौक पर जो है ये घटना हुई थी, जिसमें जो अभिषेक बर्थवाल है उनके द्वारा तहरीर भी दी गई है थाने में सेलाकुई में।
उनके द्वारा बताया गया कि वह अपने मित्रों के साथ में निशांक जो खरकवाल है, पीयूष बेस्ट और रोहित नेगी, आयुष और अन्य खान और तरुण होंडा के साथ जो है ये गाड़ी में थे। और जो बहस हुई है, इनकी बहस के बाद में फोन पर जो उनके बहस होने के बाद जब ये अपने घर लौट रहे थे और इनमें अचानक जो है दो बाइक सवार जो मुजफ्फरनगर के बताए जा रहे हैं, उनकी पहचान एक की हो गई है, अजहर त्यागी के रूप में जो पहचान हुई है। उन्होंने जो है बोलेरो वाहन पर सामने से फायरिंग कर दी थी, जिसमें रोहित के गले में लगने से मौत हो गई थी, जिसको ग्राफिक एरा जो हॉस्पिटल है झाझरा में उसमें ले जाया गया था। वहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। और अगर बात की जाए इसमें प्रशासन की, तो जो है लगातार इसको लेकर के दबिश जारी है और पुलिस प्रशासन पूरा जो है लगा हुआ है इसको लेकर के। वहीं कल की अगर बात की जाए तो इसमें जो क्षेत्रीय विधायक है सहदेव सिंह पुंडीर, उनके द्वारा भी कल एसएसपी के यहाँ पर जो है मौके पर जाया गया कार्यालय में और ग्रामीण लोग भी वहां पर गए थे। इसी के साथ उन्होंने जो है एसएसपी से बात की इसके बारे में और जिला अधिकारी से भी उन्होंने जो है बात की है इस बारे में कि इसको जो है जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी। वहीं जो एसएसपी है वो अजय सिंह देहरादून के, उनका कहना है कि इसमें जो है जल्द ही इनका पकड़ा जाएगा, जो आरोपी हैं हत्यारे हैं जो भी फरार चल रहे हैं, और इनकी धरपकड़ जारी है। लगातार आश्वासन दिया है इन्होंने, 25 दिनों से भी उनसे मिले हैं एसएसपी जाकर के खुद अपने आप मौके पर। उनको भी जो इन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी की धरपकड़ होगी और जल्द ही इसमें कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी, जैसे भाजपा नेता ही सुरक्षित नहीं है, भाजपा नेता को ही गोली मार दी गई, तो क्या कहेंगे कि आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? देखिए, भाजपा नेता की अगर ऐसे बात की जाए राजनीति की, तो ये तो एक विवाद था, विवाद के बाद में जो है ये घटना हुई है। इसमें देखा जाए तो सभी में लगातार यहाँ पर आक्रोश भी देखा जा रहा है, बीजेपी वाले भी है और अन्य लोग भी ग्रामीण में जो है इस चीज का विरोध भी कर रहे हैं। और खुद सहदेव सिंह पुंडीर जो विधायक है सहसपुर विधानसभा के बीजेपी के, उन्होंने खुद आगे आकर के जो है इसमें कार्रवाई की मांग की है और घर परिजनों से भी मिले हैं वो लोग। और एसएसपी के यहाँ पर भी विधायक जो है खुद अपने आप जाकर के उन्होंने परिजनों के साथ जाकर के इसमें मीटिंग की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमें यह जानकारी देने के लिए। राजधानी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी आयु सीमा पूरी हो चुकी है या फिर जीर्ण स्थिति में है। ऐसे में बीते दिनों ऐसे पेड़ों की चपेट में आकर कई लोग हताहत भी हुए हैं, जिनमें कुछ की दुखद मृत्यु हो चुकी है। दून नगर निगम की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि निगम क्षेत्र में ऐसे जितने भी पेड़ हैं उनकी लॉम्पिंग करते हुए उन्हें हटाने को लेकर वन विभाग के साथ पत्राचार किया गया है, जिसके तहत शहर के भीतर कई पेड़ों को काटने की प्रक्रिया गतिमान है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब वर्षा काल नज़दीक है और वर्षा काल को ध्यान में रखते हुए नगर निगम क्षेत्र में कुछ सड़कों पर और कुछ सार्वजनिक स्थलों पर कुछ इस प्रकार के पेड़ों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब खतरे के लिए खतरे का एक कारण बन रहे थे। तो उन्हीं की लॉपिंग के लिए और अगर हटाने की आवश्यकता थी तो उसके लिए वन विभाग के साथ में समन्वय बनाते हुए जॉइंटली कल एक ऑपरेशन चलाया गया है और इसमें जो कंसर्निंग 3 डिविजन्स नगर निगम क्षेत्र में हैं उनके साथ में इसको कार्रवाई को किया गया है एसडीओस के साथ में। इसी के साथ ही हमसे लगातार सतीश कोठारी जुड़े हुए हैं, आपसे जानेंगे आयु सीमा पूरी कर चुके पेड़ों को हटाने का अभियान चल रहा है, अब तक कितने पेड़ों को हटाया गया है? देखिए, मैं बात करूं तो कुछ ही पेड़ों, अभी तो शुरुआत करी है, चंद ही पेड़ों को हटाया गया है, ज्यादा से ज्यादा 20 से 50 पेड़ों को हटाया गया होगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि उन पेड़ों से लगातार कुछ पेड़ तो ऐसे किसी के घरों में आसपास हैं, और इसमें 2 चीजें आती हैं। एक, उधर वन विभाग जल्दी से, किसी के घर के आसपास पेड़ है तो वन विभाग जल्दी से अनुमति नहीं देता है, फिर नगर निगम के पास जाना पड़ता है, तो ये बहुत ज्यादा लंबी प्रक्रिया हो जाती है। क्योंकि अब सचेत हो रही है सरकार और नगर निगम और वन विभाग, जब काफी नुकसान हो चुका है। कल भी एक पेड़ गिरा, उसमें भी नुकसान हुआ, कुछ लोग मौत हुई, फिर ऐसे ही कुछ दिन पहले भी यही हुआ। तो जब काफी नुकसान होने के बाद नगर निगम और वन विभाग सचेत हुआ और अब जाके खुद ही करनी। काफी जगहों में हमने ये देखा कि लोग परमिशन लेने जाते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलती है परमिशन, क्योंकि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वन विभाग के चक्कर लगाओ, फिर तुम नगर निगम के चक्कर लगाओ, फिर काटने वाले के चक्कर लगाओ, तो इस चक्कर पे चक्कर लगाने के चक्करों में काफी लोगों की जान गई। और जब कल एक बहुत बड़ा मामला आया, फिर शासन ने तो फिर हाथ पांव फैलाए, तब जाके जो है ये बात सामने आई कि अब जो है सभी पेड़ों को चिन्हित किया जाएगा जो ज्यादा एज के हैं, ज्यादा वो हो चुके हैं, पुराने पेड़ हो चुके हैं। तो अब जाके ये आया कि अब इन पेड़ों को काट दिया जाए। जी सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। देहरादून ट्रॉली मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए इस बार एक खास प्रस्ताव बनाया गया है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहाड़ों में बारिश के समय कई बार पुल टूट जाते हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम टेम्परेरी ट्रॉली लगाते हैं। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं, खासकर युवा, उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए पीडब्ल्यूडी द्वारा पिछले साल यह प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हटाकर कोई दूसरा इंतजाम किया जाए, जिससे लोगों को सहूलियत हो। उसी क्रम में प्रदेश में 30 जगहों पर ट्रॉलियां चिन्हित की गई। उसमें अधिकतर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में थी, जिनमें से 29 जगहों पर सेक्शन कर लिया गया है और जल्द ही पुल का निर्माण कर लिया जाएगा और लगभग अगले 2 से 3 साल में सारे पुल बना लिए जाएंगे। पांडे, ट्रॉली मुक्त उत्तराखंड करने के लिए पहली बार एक प्रस्ताव बना है, वो क्या है उस प्रस्ताव में? देखिए, पहाड़ों में कई जगहों पे जब पुल टूट जाते हैं या बारिश का टाइम होता है तो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें हम लोग टेम्परेरी रूप में ट्रॉली लगाते हैं। जहां ऐसा देखा गया है कि कई सालों से कुछ जगहों पर ट्रॉलियाँ चल रही हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, और हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसी को देखते हुए लास्ट ईयर ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हम हटा के उनकी जगह पे पैदल पुल या मोटर पुल या कोई भी अच्छा अरेंजमेंट जिससे लोगों को सहूलियत हो वो किया जाए। उसी के क्रम में टोटल 30 लोकेशन पे ट्रॉलीज आइडेंटिफाई की गई थी पूरे प्रदेश में। तो रिस्क रहता है, लाइफ का रिस्क है, इन ह्यूमन टाइप का मुझे लगता है कि वो एक सिचुएशन होती है। तो उसी के क्रम में हम लोग ये पुल बना रहे हैं कि जो बच्चे हैं जिन्हें डेली दिन में 2 बार आना जाना होता है, उन्हें असुविधा नहीं हो और पढ़ने पे वो ध्यान दें बजाय ये सब करने के। तो एक बड़ा स्टेप है राज्य सरकार का, और इसको करने से क्षेत्र के जो लोग हैं, जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। देहरादून में परिचालन केंद्र का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। बता दें, जिलाधिकारी सविन बंसल ने आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आपदा कंट्रोल रूम की दीवारों को जिले की तहसील, थाना, हॉस्पिटल एवं आवश्यक सेवाओं वाले संस्थानों के जीआईएस मैप से सुरक्षित किया जाए, सुसज्जित किया जाए। आपदा परिचालन केंद्र को डिजिटल कंट्रोल रूम में स्थापित किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देशित किया कि मानसून काल में त्वरित रिस्पांस हेतु एनएचएल, लोनवी, यूपीसीएल, जल संस्थान के जेई 2 टाइम सुबह एवं शाम 1-2 घंटा आपदा परिचालन केंद्र में मौजूद रहेंगे तथा अपने विभाग से संबंधित शिकायतों का निस्तारण करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि आपदा कंट्रोल रूम के वायरलेस सेट पर पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए। किसी भी आपदा से निपटने के लिए 2 तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एक्स एंटी, यानी आपदा से पहले हमारी रेडीनेस, प्रिपरेशंस, और एक बात का रिस्पांस, हमारा प्रतिवादन। तो जैसे हमारा कंट्रोल रूम है, डिपार्टमेंट्स ने अपने एसेट्स और मैन पावर को फील्ड में सेशन किया हुआ है, और पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, हमारे यूपीसीएल, इनकी फील्ड टीम्स को यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है हमारे ओसी प्रभारी और एडीएम प्रभारी के द्वारा। उनसे पूरा डेटा हमने मैप किया है, फीड किया है अपने सिस्टम्स में। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्स एंटी मैकेनिज्म। एक्स पोस्ट होता है कि अगर कोई घटना कहीं पर घटित हो गई तो हमें लॉस को मिनिमाइज करना है। पुलिस अधीक्षक देहरादून प्रेमनगर क्षेत्र में हुई हत्या की घटना में पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें सांत्वना दी और आश्वस्त करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध जल्द से जल्द सख्त कानूनी कार्यवाही का भरोसा दिलाया। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया गया कि घटना में संलिप्त किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस बल के संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण किया गया और क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाया गया सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को प्रभावित करने तथा सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करने वाले किसी भी तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी प्रेमनगर को क्षेत्र में स्थित छात्रों, बाहरी व्यक्तियों के हॉस्टलों, अन्य निवास के स्थानों पर सघन सत्यापन चेकिंग अभियान चलाए जाने, बाहरी व्यक्तियों द्वारा हॉस्टल संचालन करने पर लापरवाही की शिकायतों के दृष्टिगत लगातार हॉस्टलों में निवासरत बाहरी व्यक्तियों की आकस्मिक तलाशी लिए जाने, क्षेत्र में आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर 10:30 तक सभी दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए।
खबर मसूरी से है, जहां वेन्यू कार हूटर बजाना भारी पड़ गया। वेन्यू कार लाइब्रेरी से कैंपटी फॉल की ओर जा रही थी। काले रंग की बिना नंबर प्लेट की वेन्यू कार, जिस पर बड़े अक्षरों में नेताजी लिखा हुआ था, हूटर बजाते हुए लाइब्रेरी चौक से कैंपटी फॉल की ओर जा रही थी, जिसको पुलिस द्वारा रोक कर चेक किया गया तो उस वाहन को 17 वर्षीय सक्षम गौतम चला रहा था, क्योंकि वाहन चालक नाबालिग है और बिना अनुमति हूटर बजा रहा था, जिस पर पुलिस द्वारा वाहन का हूटर निकालकर मौके पर सुसंगत धाराओं में वाहन का चालान कर वाहन सीज किया गया और नाबालिग सक्षम को उसकी माता के सुपुर्द किया गया। रुड़की में गंग नहर में कार गिर गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। बता दें, रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके के मोहम्मदपुर झाल के पास नहर पटरी पर एक कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में जा गिरी। इस दौरान कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना सुबह के वक्त की है, जब कार रुड़की के मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे थे। वहीं पुलिस और लोगों की मदद से कार चालक को बाहर निकाला गया। वहीं चिकित्सकों ने चालक की मौत की पुष्टि की है। पुलिस हादसे के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। लगता है रात के समय कार शायद ओवर स्पीड रही हो, जिसकी वजह से वो नीचे गंग नहर में गिरी है। तो उसमें जो ड्राइविंग सीट पे बैठा शख्स था, वो भी उसमें सुबह डेड बॉडी ही उनकी मिली है। जो प्रथम दृष्टया जो पता लगा, वो कहीं मीरपुर यूपी के रहने वाला व्यक्ति है और उसकी आइडेंटिटी जो है बाकी परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। कौन थे, क्या थे, कहाँ से आ रहे थे, वो चीज़ें उसके बाद क्लियर हो पाई। गंगा दशहरा के अवसर पर धर्म नगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार की हर की पौड़ी पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही गंगा स्नान कर रहे हैं और मां गंगा से परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर स्नान और दान पुण्य कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से हर पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान हर की पौड़ी पहुंच रहे श्रद्धालु अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 11 जोन और 27 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। बताते चले कि गंगा दशहरा के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार की हर की पौड़ी पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही गंगा स्नान कर रहे हैं और मां गंगा से परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर स्नान और दान पुण्य कर रहे हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से हर पाप से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान हर की पौड़ी पहुंच रहे श्रद्धालु अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 11 जोन और 27 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रूपेश वालिया हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है गंगा दशहरा को लेकर। देखिए, आज गंगा दशहरा का जो पर्व है वो यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो भारत के तमाम राज्य हैं वो उनके श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि गंगा दशहरा पर इस कदर भीड़ उमड़ेगी ये पुलिस और प्रशासन ने भी नहीं सोचा था। गंगा दशहरा पर्व को संपन्न कराने के लिए यहाँ पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं और अन्य व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बावजूद इसके पूरा शहर यहाँ पर जाम से पैक है। हालांकि जो हाईवे पर चलने वाले वाहन हैं उन्हें शहर के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, जिस कारण हाईवे पर भी जाम की स्थिति देखी जा सकती है। यदि हर की पौड़ी के आसपास क्षेत्र के जो गंगा घाट हैं उनकी बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ कई जोन और कई सेक्टर में पूरे मेला क्षेत्र को बांटा गया है, जिनके लिए व्यापक स्तर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो गंगा दशहरा के पर्व को यहाँ पर सफलतापूर्वक सकुशल संपन्न करा रहे हैं। बावजूद इससे अगर पूरी व्यवस्था की बात की जाए तो फिलहाल जाम, बहुत ही भयंकर जाम यहाँ पर हाईवे पर देखने को मिल रहा है, जिस कारण जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो हर की पौड़ी पर ही जाकर गंगा स्नान कर लेंगे। जो अनेक राज्यों से आए हुए श्रद्धालु हैं उनमें अधिकांश का कहना यही है कि हर की पौड़ी पर जाकर ही गंगा स्नान करना है। गंगा दशहरा पर्व को हरिद्वार क्षेत्र में
बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही साथ जो तीर्थ पुरोहित लोग हैं वो गंगा दशहरा पर जो कर्मकांड वगैरह हैं वो भी यहाँ पर आयोजित करते हैं। तो फिलहाल यदि पूरे गंगा दशहरा पर्व की बात की जाए तो फिलहाल सकुशल संपन्न करा जाएगा गंगा दशहरा पर्व, लेकिन बड़ी भारी मात्रा में भीड़ यहाँ पर गंगा दशहरा पर्व में हरिद्वार में आई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश हमें यह जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।